Let him speak. Speak. I don't have anything to say right now. हेलो दोस्तों, आप सबको यहाँ पे देख के अच्छा लगा। पुलिस वालों को धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। मैं योहान टेकरा, इंडिपेंडेंट रिसर्चर। ये कोरोना वायरस का जब से भय फैलाया गया है, उसके पहले से जब मैं रास्ते पे उतरा था, जब हमारे देश में वॉलंटरी लॉकडाउन लगाया गया था, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जो वॉलंटरी होना चाहिए था, तब से मैं कह रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस एक महामारी नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नहीं है मेरे हिसाब से, पर उसकी जो मृत्यु दर है और उसका जो इफेक्ट है वो सीजनल फ्लू के बराबर में है। अभी बहुत सारी रिसर्च आ गई है हमारे पास। चाइना में हमें बोला गया था कि ये वायरस जो है वो वहाँ से एस्केप हुआ था और पूरी दुनिया में फैला था। आज दोस्तों देखो चाइना में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है वहाँ पे। अभी यूके लॉकडाउन में गया है, दूसरे लॉकडाउन में गया है। जब हमने हमारा पहला प्रदर्शन किया था 2 अक्टूबर को मरीन ड्राइव पे, तब हमने बोला था कि ये लोग पहले लॉकडाउन लगाएंगे, फिर थोड़े थोड़े आस्ते से खोलेंगे, फिर एक दूसरा वाला लगाने आएंगे, क्योंकि ये वायरस के बारे में नहीं है दोस्तों, ये देश की आर्थिक व्यवस्था तोड़ने का एक षड्यंत्र है, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था तोड़ने का षड्यंत्र है। और जो बड़ी बड़ी ताकत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बिल गेट्स जैसे, रॉकफेलर जैसे, ये लोग हमारे सारे जो रिसोर्सेज है उसको मोनोपोलाइज करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और हम सबको उनके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये कोरोना वायरस, उसके नाम पे हमारी सारी आज़ादी छीनी जा रही है। बिल गेट्स को कैसे पता था एक वीक कोरोना वायरस के निकलने के पहले कि ये होने वाला है? उन्होंने न्यूयॉर्क होटल में 6 वीक पहले, इसके शुरू होने के पहले एक इवेंट रखा था, उसका नाम था इवेंट 201। उस इवेंट में उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस नाम का एक वायरस रिलीज होने वाला है, दुनिया में पैंडेमिक होने वाला है, सारे ट्रैवल, सारे जो लॉकडाउन लगाने वाले हैं उसकी उन्होंने बात की थी 6 वीक पहले। उनको कैसे पता था कि कोरोना वायरस निकलने वाला है? रॉकफेलर फाउंडेशन को 10 साल पहले कैसे पता था कि पैंडेमिक निकलने वाला है और चाइना में शुरू होगा? आप जाके सारे पेपर्स पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये एक षड्यंत्र है वायरस के नाम पे। आप देखो कितनी सारी हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई है, लॉकडाउन लगाए गए, इतने सारे मजदूर मर गए चल के, सारे लोगों की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए। आज कितने सारे लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं, सब सड़क पे आने की हालत में है। और अभी ये लोग बात करते हैं कि नया स्ट्रेन आ गया। दोस्तों ये तो कॉमन सेंस है भाई, वायरस हमेशा म्यूटेट होते हैं। जो भी वायरस रहे हमारे साथ, फ्लू वायरस हो या कोई भी वायरस हो जिसका हमें टीका लगाया जाता है, वो हर साल म्यूटेट होते हो। इसके लिए जो सर्दी जुकाम है उसके वैक्सीन हर साल बनाए जाते हैं। तो क्या हम अभी हर नए वायरस और हर नए म्यूटेशन पे हमारी दुनिया को बंद करने वाले हैं? अभी हमें इसकी मृत्यु दर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पूरा जो भी हम पे मास्क लगाए गए हैं, अंबर भाई ने आपको बताया कि मास्क आपको इन्फेक्शन से बचा नहीं सकते। आप इसके विज्ञान जाके पढ़ोगे तो मास्क उल्टा हमें नुकसान पहुंचाता है। इसको स्टडी किया गया है अस्पताल वालों पे और पाया गया है कि इससे जो सिरदर्द है वो बढ़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं काफी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं जो वैक्सीन निकलने वाला है उसके खिलाफ, क्योंकि मैं आपको बता दूं पुलिस वालों ये वैक्सीन आप पे पहले लगने वाला है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पे लगने वाला है, फिर जाके हम पे लगेगा। तो हम ये आपके लिए भी कर रहे हैं जितना हम सब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन जैसे फिरोज भाई ने बताया इसको 5 से 10 साल लगते हैं बनने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने जल्दी भी अप्रूव किया है तो कितना जल्दी, 5 साल का 4 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 1 साल में कैसे अप्रूव होके आ गया ये? और ये वैक्सीन की सबसे बड़े जो रिस्क है वो आपको बता नहीं रहे कि वैक्सीन लगाने के 6 से महीने से 1 साल बाद आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको अभी वैक्सीन लग गया, आपको लगा ठीक है, पर इसके विज्ञान में पाया गया है कोरोना वायरस वैक्सीन पास्ट में जब बनाए इन लोग ने दूसरे कोरोना वायरसेस पे, तब इन लोगों ने पाया था कि टीका लगाने के बाद कुछ महीनों के बाद जब नेचुरल वायरस से आपको एक्सपोजर मिला, तब आपका इम्यून सिस्टम उसको डील नहीं कर पाया, तो आपको 2 गुना ज्यादा वर्स इन्फेक्शन हुआ और फिर आप मर गए। तो ये सारे रिस्क है, इसकी रियल रिस्क है डीएनए म्यूटेशन के, ये आपको बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ये पूरी नए टाइप का वैक्सीन बनाया है लोग ने, इसको mRNA बोलते हैं, mRNA वैक्सीन। इसमें छोटा मैसेज डाला जा रहा है आपके सेल में, वो जाके क्षमता रखता है कि आपके डीएनए को चेंज कर सकता है, फिर इससे हमारी आने वाली पीढ़ी की जेनेटिक्स भी चेंज हो सकता है, बहुत सारे दुष्परिणाम इससे हो सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो,
मतलब जब आपको टीका दिया जा रहा है तो आपको बताया जाए कि भाई इसके ट्रायल बहुत जल्दी से हुए, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होने वाले हैं वो तो पता ही नहीं चल सकते हमें। अगर वैक्सीन का इफेक्ट 5 साल के बाद आने वाला है तो 1 साल के ट्रायल में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आने वाला है? तो हम सब हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वैक्सीन लेके। और मेन प्रश्न ये है कि वैक्सीन लेने की जरूरत क्या है? जैसे अंबर भाई ने बोला, लोग पैरा ट्रीटमेंट लेके न्यूट्रिशन और बहुत सारे तरीकों से ठीक हो रहे खुद से, कुछ किए बिना। इसका इलाज भी है। बहुत सारे डॉक्टर ने दुनिया भर में आके बताया है कि इसके इलाज है, और उनको मीडिया से हटाया जाता है, सेंसर किया जाता है। इनका कंटेंट जो है, हमारे वीडियोस जो है वो यूट्यूब निकाल देता है। भाई हम इन्फॉर्म लोग हैं, हम एक डिबेट चाहते हैं देश की सरकार के साथ, देश की मीडिया के साथ, जो भी साइंटिस्ट है सभी पॉइंट आके खुले में रखे, हमें बताए वैक्सीन के इंग्रेडिएंट में क्या डाला जा रहा है। ये सच बात है। जैसे इन लोग ने बताया कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का खून यूज होता है डेवलप करने के लिए। हम भारत है, हमारी मेजॉरिटी जनता हिंदू है, उनको ये पता चलेगा तो उनको क्या एतराज नहीं होगा? 1857 में इसके ऊपर एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, जब उन लोगों ने पाया था कि इनकी कार्ट्रिज में बीफ के पार्ट से, और मुस्लिम ने पाया था कि पॉट के पार्ट से। आज हमारे वैक्सीन से हमारे शरीर में ये सेम पार्ट डाले जा रहे हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको बता दूं कि अबॉर्टेड बेबीज के सेल्स यूज होते हैं वैक्सीन में। जो बच्चे प्रेगनेंसी में मारे जाते हैं उनका खून यूज होता है वैक्सीन के डेवलपमेंट, उनके सेल्स यूज होते हैं। तो ये बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, ये सारे इश्यूज है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट आगे गई है और हमारे 80,000 करोड़, दोस्तों 80,000 करोड़ ये आपको बोलते हैं कि फ्री में दे रहे हैं, पर ये कोई फ्री नहीं है भाई। हमारा टैक्स का पैसा इनके पास जाता है और फिर ये वहां से वैक्सीन को खरीद के हमको दे रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि फ्री है। ये फ्री नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा इसके लिए यूज हो रहा है, जैसे आप सब जानते हो। और इसको अभी बोला जा रहा है कि मैंडेटरी नहीं होने वाला है। दोस्तों ये मास्क के जैसे होगा, बिल्कुल। मास्क भी आपको बोला गया था कि शुरुआत में भी मैंडेटरी नहीं होगा, फिर आपको दुकान में जाना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, रास्ते पे चलना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, फ्लाइट में जाना है तो मास्क लगाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना है तो मास्क लगाना पड़ेगा। कितना आसान है वो मास्क को वैक्सीन से रिप्लेस करना, ठीक है। और फ्यूचर में अभी तो आएंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट, के मीडिया वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप हवाई जहाज में बैठ नहीं पाओगे। फ्यूचर में आपको बोलेंगे कि भाई अमेजॉन से खरीदना है, अदानी अंबानी से खरीदना है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ। इसके लिए सारे लोग हमारे किसान से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, उनके लैंड की, और जो अनाज है वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं कुछ मल्टीनेशनल के हाथों में, ताकि फ्यूचर में इनके लिए आसान हो जाए कि जो भी लोग इनकी बात ना माने उनको ये खाना ना दे और सारी सर्विसेज ना दे। तो दोस्तों पुलिस भाइयों, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये सिर्फ शुरुआत हुई है अभी। अगर लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लग जाएगा और सब चीज नॉर्मल हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था शुरुआत में, पर अभी आप देख रहे हो कि WHO आके बोल रहा है कि आपने वैक्सीन लगाया तो भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको। यूके में वैक्सीन आ गया, उसके बावजूद भी लोग ने लॉकडाउन लगा दिया। अब कितना टाइम है हमारे देश में, जब म्यूटेशन अगर आ गया और उन लोगों ने निकाल दिया तो क्या ये दूसरा लॉकडाउन करेंगे हम पे? क्या फिर से हम सबको घर पे बंद रहना पड़ेगा? क्या हम सब ये सहन करने वाले हैं दोस्तों? दोस्तों मैं आपके सामने बस आज इतनी बात रखने आया हूँ कि आप समझ जाओ, पुलिस भाइयों और सारे जो भी भाई हैं, हम समझते हैं कि कोरोना वायरस के नाम पे हम सबको फ्यूचर में गुलाम बनाया जाने वाला है। जर्मनी में ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी तो कोरोना वायरस के भी लॉकडाउन नहीं होगा, अभी ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे लॉकडाउन होने वाला है। मतलब धरती को बचाने के लिए अभी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने वाले हैं हम पे। तो दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत हुई है कि 10 साल में और बदतर होने जाने वाला है। हमारी आर्थिक जो इंडिपेंडेंस है अब से छीनी जाने वाली है और हम बहुत बुरी फ्यूचर में जाने वाले हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप आवाज उठाएं, अपने पुलिस भाइयों को जगाएं, मीडिया में जगाएं, सरकार वालों को जगाएं कि हम ये षड्यंत्र के खिलाफ अवेयर हैं और हम इसका अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हम आप जो भी हम पे मैंडेट की चीजें डालने वाले हो वो हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, और हम लेने नहीं वाले। और हम तब तक लड़ेंगे, हम पीसफुली लड़ेंगे जब तक हमारी फ्रीडम्स हमारे पास आ नहीं जाती। धन्यवाद। अच्छा, अभी आपके सामने अमीन बाबा देखो ये लोग ये सब झूठ है, परसों के अभी भी
अभी बोल रहे हैं बर्ड फ्लू आ गया। किसने रास्ते पर पक्षी मरा हुआ देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है। ये झूठे फोटो डालते हैं और झूठे वीडियो। पागल कुत्ते ने बोलेंगे मच्छी वायरस है, फिर मस्कीटो वायरस है, नया नया वायरस बोलते रहेंगे। बायो वेपन का जो कंसेप्ट है, परसेप्ट, अगर मैं लैब में कोई वायरस बनाता है और ओपन एयर में रिलीज करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको एक एनवायरमेंट लगता है, तभी वो जिंदा रहता है। अगर एनवायरमेंट चेंज होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लोग एक झूठा परसेप्शन बनाया कि चाइना से वायरस निकला है और पूरा देश में फैला, मतलब पूरा वर्ल्ड में फैला। वीडियो डाल के, झूठे फोटोज और झूठे साइंस फिक्शन के न्यूज़ डाल के फैलाया। वुहान में ही लॉकडाउन था, सिर्फ 7 दिन का। पूरा चाइना में लॉकडाउन नहीं था और चाइना वुहान से पूरा वर्ल्ड में वायरस फैला, ऐसा परसेप्शन पूरा झूठ के ऐसा मतलब भ्रम है। ये एक्चुअली एक सायक है, रिचुअल फॉलो किया जा रहा है। क्षेत्रीय संन्यास, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, ये एक रिचुअल है। गुलामों को फॉलो करने लगाते हैं गुलामी से पहले। तो ये रिचुअल है, ये एक सायक है। वायरस वायरस कुछ नहीं है। बायो वेपन का ये लोग ने परसेप्शन बना के रखा है, आगे कंट्रोल के लिए यूज करें उसके लिए। क्योंकि अगर मेडिकल लैब में बनाते हैं, अगर एनवायरमेंट पे रिलीज होता है, डिस्ट्रॉय होता है, एनवायरमेंट लगता है उसको। दोस्तों मैं एक मेन पॉइंट आपसे कहना चाहूंगा जो मैं मिस कर गया। ये लोग आपको गिल्ट फील कराएंगे कि आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो चलेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप तो डील कर लोगे। पर आपको लगवाना है बूढ़े लोगों के लिए, जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए लगाना है, ऐसा आपको बोला जाएगा। पर दोस्तों मैं आपको कह दूं, ICMR की एक्स डायरेक्टर सौम्या स्वामीनाथन अभी WHO की चीफ साइंटिस्ट है। उन्होंने आके बोला है कि वैक्सीन की ट्रायल में कोई सबूत नहीं है कि ये वायरस को फैलने से रोक सकता है, इन्फेक्शन को रोक सकता है। ट्रायल में सिर्फ इतना दिखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या आपको कोरोना के लक्षण कम होते हैं अपने आप के लिए। तो दोस्तों जो हमें बोला गया है कि हमें वैक्सीन बूढ़े लोगों के लिए लगाने की जरूरत है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों के लगाने की जरूरत है, ये सरासर झूठ है। इस ट्रायल में कोई भी सबूत ऐसा पाया नहीं गया है। तो प्लीज आप गिल्टी फील मत करना, आप वैक्सीन को इनकार करो। सरकार को बोलो कि भाई लोगों जो वैक्सीन इनकार करते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आपको ट्रैवल करने की आज़ादी होनी चाहिए, स्टेट क्रॉस करने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सारी आज़ादी आपको होनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ से आपको नुकसान है वो चीज़ आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आपके बॉडी को रिस्क है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो गया तो ऐसी चीज़ आप पे कोई सरकार फोर्स नहीं कर सकती है, सरासर गलत है। और जैसे मैंने भाई फिरोज ने भी बोल दिया कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ भी होगा दोस्तों, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हुई तो सब अपने हाथ ऊपर कर देंगे, आप कोर्ट में भी नहीं जा पाओगे। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में बता दूं। पोलियो वैक्सीन के बाद एक बंदा पैरालाइज हो गया था, उसने कोर्ट में 15 साल लड़ा था उसके ऊपर। फिर जो कोर्ट है उसने रूलिंग दिया कि सरकार को उसको कंपेंसेशन देना चाहिए। जो पैरालिसिस हुआ उसको पोलियो टीका लगाने के बाद, आज तक सरकार ने उसको कंपेंसेशन नहीं दिया, 3 साल हो गए उसको। तो जो पहले भी वैक्सीन हमारे देश में है उससे भी जो नुकसान हुए, हमारे देश के साइंटिस्ट ने आके बताया है कि 5 लाख लोग स्टेरलाइज हुए ओरल पोलियो वैक्सीन से, जिसकी आके अमिताभ बच्चन ने एडवर्टाइजिंग की। ये हमारे साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन की कमेटी में बैठे थे उन्होंने आके बोला है ये जो ओरल पोलियो का टीका है उससे 5 लाख लोग अपाहिज हो गए, स्टेरलाइज हो गए। तो उसका कंपेंसेशन क्या है? उसके लिए नहीं मिला तो कोरोना वायरस के लिए थोड़ी देने वाले हैं हमको। तो प्लीज अपनी सेहत का खुद से ध्यान रखिए, अपने आप को अवेयर कीजिए और प्लीज हमारे जो भी देशवासी हैं उनको जगाइए ताकि हम ये षड्यंत्र को रोक पाए और हमारी आज़ादी हासिल कर पाए। धन्यवाद। साथियों आपको भोपाल के केस के बारे में तो पता होगा। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, कल ट्रेन में सफर करने के टाइम पे मैं बात कर रहा था वैक्सीन के बारे में, तो एक साथी मिला बैठा था बाजू में, झारखंड का था। उसने बोला मेरे गांव में ही केस है जिन्होंने पोलियो वैक्सीन ली, 3 लोगों से पोलियो हो गया। ये सब बातें बाहर आती थी। अभी आपको मैं एक हैरानी की बात बताऊंगा, ये US का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो करता है वो पूरा मॉडर्ना वैक्सीन क्या है, फाइजर की वैक्सीन क्या है, पूरा लिखकर बोलता है। उसके नीचे एक छोटे फाइन प्रिंट में ये लिखा होता है मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में
The duration of protection against COVID-19 is currently unknown. पूरा बता देता है वैक्सीन की लोग, नीचे लिखता है कि ये कितने टाइम तक आपको कोरोना से बचाएगा, कोविड-19 से बचाएगा, वो हमको पता नहीं। फाइजर के बारे में ये लिखता है कि ये वैक्सीन अनअप्रूव्ड है। ये हैरानी की बात है कि फाइन प्रिंट पे नीचे नीचे क्या लिखते हैं। जब ये बात आई कि यूके से नया स्ट्रेन आया है, तो जब यहाँ एम्स के डॉक्टर को पूछा गया, बोलते कि आई बिलीव दैट दिस विल बी एफिशिएंट, एफिकेसी, ये नया टर्म आता है एफिकेसी। एफिकेसी और एफिशिएंसी में 2 अलग अंतर है। 110% एफिशिएंट, 200% एफिशिएंट। अगर हम पे लीगल केस मत कीजिए। तो ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये पुराना वैक्सीन का क्या मतलब रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो हमारी एक भूमिका है कि ये लोग ने एक सोच समझकर एक षड्यंत्र दुनिया की जनता के खिलाफ एक नया कुछ वायरस छोड़ा है, जिससे ये दुनिया की तबाही की तरफ लेके जा रहा है। पहले लॉकडाउन हुआ, हमको मजबूर किया गया। अभी जब वैक्सीन लेने का टाइम आएगा तो एक दूसरा लॉकडाउन में भी आ रहा है, जैसे यूके में हुआ। उससे भयंकर बात उन्हें बताई कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे भी लॉकडाउन होगा। अगले 10 साल को, अभी एक 3 टर्म में आपको बता दूँ, ये 3 टर्म को इससे भी जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मोदी जी भी ये बात भाषा बोल रहे हैं, जो फ्रांस का मैक्रो, जो कनाडा का ट्रूडो, जो अमेरिका के बुश, क्लिंटन, ओबामा सब बोल चुके हैं। 3 बातें मोदी जी ने एक छोटा भाषण, ताकि देश को ज्यादा टेंशन नहीं दिया, उन्होंने एक छोटा भाषण था 5 मिनट। उन्होंने ये बात बोली कि ये जो कोरोना महामारी आई है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कुछ चीजों को बदलने की, कुछ नए कानून को लाने की। मतलब एक डिजास्टर, एक क्राइसिस कुछ लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, और हम लोग समझिए कि एक कौन लोग हैं। दूसरी बात मोदी जी बोलते हो भाषण में कि वी हैव टू रीसेट आवर माइंड, ये सब अंग्रेजी में झाड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग को टेंशन इधर हुआ नहीं, जो 8 बजे आके बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि वी हैव टू नाउ रीसेट आवर माइंड। ये टर्म कहाँ से आती है साथियों? ये टर्म आता है द ग्रेट रीसेट। ये पूरा एक सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीसेट वो करने जा रहे पूरे दुनिया का। ये ग्रेट रीसेट एक किताब का नाम है, जो क्लॉस शॉब, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर है, जहाँ डेवोस में, स्विट्जरलैंड में हर साल 1500-2000 दुनिया के बिलियनर मिलते हैं कि आम जनता के लिए कैसे भला किया जाए। कोई भला करने के लिए नहीं मिलते हो। भला की भाषा होती है, काम तो उन्हीं का होता है। तो दूसरा टर्म है द ग्रेट रीसेट, जिसके साथ ये दुनिया का पूरा एक परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। और तीसरा, मोदी जी उस भाषा में बोल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू इंडिया बनाते बनाते हमारा क्या असर कर दिया है मोदी जी ने, हम देख रहे हैं। अभी मोदी जी एक नया दुनिया बनाना चाहते हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, ओबामा, बुश जूनियर, मैक्रो, ट्रूडो, बोरिस जॉनसन, अभी मोदी भी उन लीडरों की भाषा बोल रहे हैं जो दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो कॉलोनियल ताकतें, जिन्होंने भारत और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों पर राज किया। इसका मतलब है कि साथियों की जिस स्टेज में अभी भारत पहुंच चुका है, वो एक स्टेज है फासिज्म का। और फासिज्म वो होता है जहाँ स्टेट पावर और कॉर्पोरेट पावर एक हो जाते हैं, जहाँ मोदी, अंबानी, अडानी और अमित शाह एक हो जाते हैं, और हमारी सरकार अडानी और अंबानी के बिलों पे मोहर डालती है, तो किसान बिल हमको दिया। जहाँ हमारी ज़मीन हमारे पास नहीं रहेगी और हमारा अन्न भी हमारे पास नहीं रहेगा। ये आखिरी लड़ाई चल रही है जो हमारे किसान साथी लड़ रहे हैं, और हमारे किसान ये सब बातें जानते हैं। जो बातें यहाँ हो रही है वो किसान आंदोलन में हो रहा है। ये किसान भारत का कोई वैक्सीन लेने वाला नहीं है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिभाषा जानता है, ये ग्रेट रीसेट की भाषा जानता है। और अभी क्योंकि नेता देश के राजनीतिक दल, हमारी ऑपोजिशन पार्टियां फेल हुई है, इसलिए जो पिछले 6 सालों से हो रहा है कि देश के आंदोलन इस सरकार के खिलाफ ये सवाल खड़ा करेगी, और एक क्रांति का आंदोलन इस देश में चलेगी साथियों। इसलिए ये ताकत स्लोली नहीं मगर तेजी से बढ़ती जा रही है, और दुनिया में एक अवेकनिंग आ रही है ये सब मुद्दों पर। ये मैं इतना ही कहूँगा। और कुछ साथी बोलना चाहिए, हमारे सचिन कामले भाई आए मराठा क्रांति मोर्चा और समाजी ब्रिगेड की तरफ से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथियों, जो आज जो प्रोटेस्ट होता है, हमारे मीठी बोर्ड सर ने और उनके साथियों ने, मैं
छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से उनका शुक्रिया गुजार करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जरूरत है, ही खरी मुवमेंट आहे मित्रांनो. कारण आज देशामध्ये फक्त आणि फक्त खोटं विकलं जातंय. आज हे RSS आणि मोदी आपल्याला फक्त आणि फक्त या लॉकडाऊन मध्ये आपल्याला मूर्ख बनवायचे धंदे चालू आहेत. कोरोना आणि महामारी आणि लॉकडाऊनच्या नावाखाली पूर्णचा पूर्ण देश विकलेला आहे. आपल्याला सांगतात की इथे मोठ्या प्रमाणात हा आजार आहे, कोरोना आहे, कोरोनाच्या संख्येचे पेशंट वाढत आहेत. मग मला एक प्रश्न निर्माण झाला मित्रांनो, तो तुम्ही समजून घ्या. मग एवढे पेशंट वाढत आहेत, मग संसदमध्ये जाऊन 3 बिल आपल्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि आपल्या सर्वांच्या विरोधात कसे बनवले हो? हा, कोरोना आहे ना, लॉकडाऊन आहे, मग संसद कशी चालू केली त्यांनी? आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन कशा बिल बनवले त्यांनी? आणि आता जेव्हा आमच्या दिल्लीमध्ये आणि महाराष्ट्रातला प्रत्येक भारतातला शेतकरी जाऊन तिथे सांगतोय की हे किसान बिल, हे शेतकऱ्यांचं बिल तुम्ही कॅन्सल करा. कॅन्सल करण्यासाठी प्रत्येक संघटना आणि समविचारी लोक सर्व देशातल्या रस्त्यावर उतरलेले आहेत, तरी हे कॅन्सल होत नाहीये. मोदीची मीडिया सांगते आम्हाला की आता कोरोना आणि महामारी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, संसद चालू होणार नाही. अरे मग संसद चालू होणार नाही तर जेव्हा शेतकऱ्यांचं बिल तुम्ही हे 3 बिल तुम्ही लावले तेव्हा संसद चालू झालं, तेव्हा कोरोना नव्हती. बरोबर ना? अरे किती मूर्ख बनवायचे आम्हाला, मूर्ख बनवायची पण एक लिमिट असतो की नाही. आपको मराठी समझना, हमारा मुंबई में प्रोग्राम है इसलिए मैं मराठी कुछ हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि हाँ, कारण खरं आज या देशामध्ये लपवलं जातं मित्रांनो. आज ही मीडिया टोटली ही मोदी मीडिया आहे, RSS मीडिया आहे. आपले एक सुद्धा न्यूज आम्हाला दाखवले जात नाहीये. आज फिरोजबाईने इथे सांगितलं, महत्वाचं सांगितलं, आमच्या विद्यार्थी भाऊने इथे सांगितलं की कशा प्रकारे हे वॅक्सिन येऊन आम्हाला संपवायचं षडयंत्र केलेलं आहे. आज आम्हाला कोरोनाच्या नावाने, हा कोरोना आजार आहे मित्रांनो, हा आजार आहे फक्त आणि फक्त नॉर्मल ताप, सर्दी आणि खोकल्यासारखा आजार आहे. आम्हाला हा जगातला सर्वात मोठा आजार म्हणून सांगितलं जातं. आजार आहे मान्य आहे मला, पण हा आजार हा नॉर्मल आजार आहे. त्याला राक्षसाचा अवतार दिलेला आहे. त्या राक्षसाच्या अवतारामध्ये त्यांनी काय केलं? देश विकून टाकला. उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, लॉकडाऊनच्या नावाखाली ट्रेन विकल्या. तुम्हाला माहिती नाहीये, ट्रेन विकल्या. ट्रेन पहिले तर प्लॅटफॉर्म विकले होतं अदानी अंबानीला, आज पूर्णच्या पूर्ण ट्रेन विकली. आज तुम्हाला वाटतंय लॉकडाऊन मध्ये हे लोकल बंद आहेत? तुम्हाला वाटतं की इथे का लॉकडाऊनमुळे किंवा करोनामुळे ट्रेन बंद आहे? नाही, तुम्हाला खोटं सांगितलं जातं मीडियाने. मित्रांनो, लोकल सुद्धा अदानी आणि अंबानीला विकलेली आहे. येणाऱ्या टायमाला तिथे भारत सरकार नाही, अदानी लोकल ट्रेन, अदानी अंबानी लोकल ट्रेन होणार आहे. मित्रांनो, विचार करा, आजच्या टायमाला महामारीमध्ये, कोरोनाच्या महामारीमध्ये किती लाईट बिल आलं तुम्हाला? आम्हाला राज्य सरकारने, ठाकरे सरकारने सांगितलं, मोदीने आम्हाला सांगितलं 3 महिन्याचं बिल आम्ही माफ करू. बरोबर है ना? बोलत है की नहीं बोलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पुलिस भाई को भी मालूम रहेगा. 3 महीने का बिल माफ करने वाले थे, सब लोग गाँव गए थे, तरी बिल माफ झालं का? जास्तीत जास्त तिथे 1000 रुपये बिल येत होतं, तिथे 10,000 रुपये बिल पाठवलं. काय असतं कॉर्पोरेट लेवल, काय असतं प्रायव्हेटायझेशन, खाजगीकरण काय असतं मित्रांनो? हे खाजगीकरण आहे. संविधान फक्त आणि फक्त नावाला ठेवलेलं आहे मित्रांनो. संविधान नावाला ठेवलेलं आहे. संविधानाचे सर्व आर्टिकल या लॉकडाऊन मध्ये या मोदीने सर्व विकून टाकलेले आहेत, सर्व संपवून टाकलेले आहेत. आज लॉकडाऊनच्या नावाने 30,000, तुम्हाला माहिती नसेल, SBIचे 30,000 एम्प्लॉय काढले. 30,000 एम्प्लॉय काढले मित्रांनो. आणणाऱ्या टायमाला ही शेतकऱ्यांचं जे आंदोलन आहे हे लाचचं आंदोलन आहे. त्या टायमाला 15 ऑगस्ट 1947च्या टायमाला आमचे जे पूर्वज या इंग्रजांशी लढले, बरोबर आहे ना? लढलं ना, आपल्याला स्वातंत्र्याची लढाई लढली तेव्हा हे स्वातंत्र्य भेटलं भारताला. हे परत आपल्याला या काळ्या इंग्रजांबरोबर, या कॉर्पोरेट लेवलच्या इंग्रजांबरोबर आपल्याला लढाई लढावी लागणार आहे. ही आजादीची लढाई आहे, ही साधारण लढाई नाही है मित्रांनो. ये आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं. आने वाले समय में हमारा इतिहास में ना
नाम लिया जाएगा, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर और हम लड़े थे ना, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पे हमें मूर्ख बनाया, कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। आने वाले समय में साथियों हमारे महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई के पुलिस यहाँ पे दिख रहे बहुत बड़े पैमाने पे। मी त्यांना सांगू इच्छितो मित्रांनो, काही दिवसाच्या नंतर 2 मिनिट विरोध हे महत्वाचा विषय उनको बता रहा हूं। आज मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीस इथे दिसत आहे। मी त्यांना सांगू इच्छितो, हे संविधान संपल्याच्या नंतर संविधान संपवायचा मोठा कारस्थान मोदी करत आहे। येणाऱ्या काळामध्ये इथे महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलीस दिसणार नाही, अदानी पोलीस आणि अंबानी पोलीस दिसणार आहे। मित्रांनो, सर्वचा सर्व देश विकलाय, तुम्ही समजून घ्या। अदानी अंबानी हे पोलीस दिखेगी, क्या दिखेगी? ये पुलिस, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दिखेगी, क्योंकि ये हमारे भाई है, ये हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। ये शेतकरी के औलाद है, ये जवानों के औलाद है, ये हमें साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अदानी अंबानी पुलिस नहीं ले सकती, डायरेक्ट गोलियां डालेगी। ये हमें कॉपरेट करने, वो कहीं कॉपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट गोलियां मारेंगे अदानी अंबानी पुलिस। इसलिए साथियों, जो वैक्सीन वाला विषय है, ये लॉकडाउन वाला विषय है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन खड़ा होना है। शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये मित्रांनो, तुम्ही हे जे आंदोलन आम्ही लढतोय, हे आंदोलन लाभचं आहे। तुम्ही साथ दिली नाही ना, सर्वांच्या सर्व नोकऱ्या संपवलेल्या आहेत। येणाऱ्या टायमाला आमच्या जमिनी सुद्धा काढतायत, जमिनी काढून आम्हाला गुलाम बनवायचं कारस्थान, या अंबानी अदानीचं नोकर बनवायचं कारस्थान या देशामध्ये मोदी करत आहे। म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो, कोणताही जाती धर्माचा असू द्या, SC ST OBC, आमच्या भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला विनंती आहे, तुम्ही शेतकऱ्याच्या आंदोलन आणि या मास्क आणि या ज्या वॅक्सिनचे आंदोलन जे चाललेलं आहे हे समजून घ्या आणि तुमचा आम्हाला पाठिंबा आम्हाला लागेल। तुमच्या पाठिंबाशिवाय हे शक्य नाही। आणि हे जे सर्व आंदोलन आम्ही करतोय, हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन करतो, हे कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून करतो। म्हणून सर्वांना अपील करतो, येणाऱ्या 16 तारखेला आम्ही शेतकऱ्यांचे सुद्धा आंदोलन उभं केलेलं आहे। मरीन लाईन पासून आझाद मैदानला 5 ते 10 लाख लोकांना आम्ही मोबिलायझेशन केलेलं आहे। छत्रपती संभाजी ब्रिगेड, क्रांती किसान अलायन्स मोर्चातर्फे फिरोजभाई आमच्या बरोबर आहेत, अशा अलीबाई आमच्या मनोहरभाई आलिया मनिया रामाच्या बरोबर आहेत। सर्व साथींना घेऊन आम्ही 5 लाखाला मोबिलायझेशन केलेलं आहे। शेतकऱ्याबरोबर महाराष्ट्राचा शेतकरी सुद्धा, हा मराठी भाऊ सुद्धा उभा आहे। हे देशातल्या शेतकऱ्यांना दाखवून द्यायचं आहे। येणाऱ्या 16 तारखेला आपण सगळे याल आणि हे वॅक्सिनच्या विरोधात जनांदोलन उभं कराल, मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि या टीमचं खरं छत्रपती संभाजी ब्रिगेड आणि सर्वांनी मिळून टाळ्या वाजवून यांचं स्वागत केलं पाहिजे। हे खूप मोठं आंदोलन आहे। धन्यवाद मित्रांनो, जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान, जय भारत। तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ, जय शिवराय। तुमचं आमचं नातं काय? जय शिवराय। धन्यवाद सचिन भाई, बहुत बढ़िया भाषण हो गया और यही इसी की उनकी अलायंस की जरूरत है। साथियों, फिर से दोहराऊंगा, 16 तारीख को के पक्ष में एक रैली मुंबई में होने जा रही है। अवेक इन इंडिया के सभी साथियों को, जिन जो संगठन जुड़े हैं, 16 तारीख को 1:30-2 बजे हम लोग इस्लाम जिमखाना में जमा होंगे, क्योंकि वहाँ सब गाड़ियाँ पार्क होंगी और मरीन ड्राइव को लेकर हम लोग फिर आधा मैदान चलते जाएंगे, जहाँ एक विशाल रैली होगी। वहाँ देश के किसान आंदोलन के नेता दिल्ली से आने वाले हैं, महाराष्ट्र के किसान नेता आने वाले, राजू शेट्टी जी, प्रतिभा शिंदे, मेरे हिसाब से दिल्ली से दर्शन और राजवीर सिंह भी आने वाले हैं। तो एक विशाल रैली, और मुंबई पहला शहर होगा जो किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है। और 23 तारीख को सभी शहरों में भारत में इस किस्म की रैलियाँ होगी गवर्नर के बंगले को लेकर। 26 जनवरी को आपको पता है एक ट्रैक्टर रैली होनी है दिल्ली में, और भी किसानों को लेकर बातचीत होती रहेगी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जायसवाल जी से, इसके पहले मराठी में भाषण करो, मराठी में वो एक मराठी का वैक्सीन ले रहे, वो भी लेकर मराठी में। जायसवाल जी भी बात रखेंगे, क्रांति मोर्चा। धन्यवाद। जो भी आपका संगठन है, जो इस मुद्दे को लेकर आप लोग सड़कों पर आए हुए हैं, और सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथियों, जैसे कि हमारे अभी जो हमारे वक्ता अभी बोल कर गए कि भारत देश में जो अडानी अंबानी की जो सरकार
सरकार को चलाने के लिए आज पूंजीपतियों को लेकर हमारा देश चलाया जा रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आज किसान सड़कों पर है, जो देश का अन्नदाता है सड़कों पर है और हम लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं। आज़ादी के 73 सालों के बाद भी हमें हमारे फंडामेंटल राइट के लिए जूझना पड़ रहा है। तो किस तरह की आज़ादी है हमारे पास? तो साथियों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि एक कहानी थी जिसमें एक राजा एक शैतान से लड़ते थक जाता है, तो उसे पता चलता है कि शैतान की जान एक तोते के अंदर है। क्या है? इस शैतान की जान तोते के अंदर है, इसको मारा जाएगा तो शैतान मर जाएगा। तो भारत देश में जो आरएसएस जो सरकार है उसकी जान एक ईवीएम के द्वारा चल रही है। तो ये जो मुद्दा है ना पूरे भारतवर्ष में, ये ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, जो मनमानी का कारण है सबसे बड़ा। इनकी मनमानी का सबसे बड़ा कारण जो है वो ईवीएम है। ईवीएम के माध्यम से जानते हैं कि हमारा इनका वोट हमें आसानी से मिलने वाला है। आप कुछ भी कीजिए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, हमारे पास ही आने वाला है और हम इस देश के शासक बने रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारी टीम है इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से हाईलाइट करें। तो साथियों, मेरी अपील है कि आने वाले समय में जो हम मुद्दे लेकर चल रहे हैं उसके साथ ईवीएम का मुद्दा भी जरूर लेकर चलें, ताकि निष्पक्ष रूप से भारत में जो सरकार आने वाली है वो जनता की सरकार आ सके, न कि ईवीएम के माध्यम से अडानी अंबानी की सरकार आती रही। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम भी आने वाले 12 तारीख को किसानों के अगेंस्ट में मोर्चा कर रहे हैं। हमारे जो कलेक्टर ऑफिस पर हमारा धरना हो रहा है सुबह 11 से 5 बजे तक। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जो भी आना चाहते हैं साथ सहयोग करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखना चाहूँगा जो हमने मेंशन नहीं किया अभी तक। भोपाल में हमें पता चला है कि ट्रायल्स हुए थे और जो बेचारों को ट्रायल्स में लिया गया था, वो जो यूनियन कार्बाइड का जो गैस का रिलीज़ हुआ था बहुत सालों पहले 84 में, उसके लोगों को ट्रायल्स के लिए गिनी पिग की तरह यूज़ किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंटल चूहों की तरह यूज़ किया गया है। उनको बताया नहीं गया कि वो एक ट्रायल के पार्ट थे। उनको ये कहा गया था कि कोरोना की दवाई आपको दी जा रही है दोस्तों। तो ऐसे करके ट्रायल्स हो रहे हैं और फिर हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है कि ट्रायल्स 90% इफेक्टिव है, 70% इफेक्टिव है। अरे भाई, आपने कंसेंट ही लिया नहीं है और इतनी गड़बड़ चल रही है ट्रायल्स में, तो हम कैसे ट्रस्ट कर ले? 90%, कहीं कह रहे 110%, कहीं कह रहे 200%। ये क्या मजाक बना के रखा है हमारे सामने? ये सेम सिनेरियो हुआ था 2011 में जब HPV वैक्सीन दिया गया था दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात में और नॉर्थ में एक स्टेट में HPV वैक्सीन दिया गया था। सेम तरीके से बच्चों पे लगाई गई थी वैक्सीन और उनको इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया गया था, मतलब उनको बोला नहीं गया था कि एक ट्रायल के लिए दिया जा रहा है। उनको ऐसे भ्रम में फैला के वैक्सीन दी गई थी और उसके खिलाफ बिल गेट्स पे और उसकी NGO पे मुकदमा हुआ था, जो आज तक दोस्तों कोर्ट में चल रहा है, आज तक कोर्ट में चल रहा है। और इसके बावजूद बिल गेट्स के NGO पे केस होते हुए बावजूद आज वो हमारे देश को पीछे से चला रहा है। मोदी जी इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। भारत की जो भी भारत बायोटेक है और एस्ट्राजेनेका है, इनका जो भी फंडिंग आया है वो दोस्तों बिल गेट्स से आया है। तो बिल गेट्स एक बहुत बड़े प्लेयर है इसके पीछे। मैंने आपको बोला था कि 6 वीक पहले कोरोना वायरस शुरू होने के 6 वीक पहले वो जानते थे कि शुरू होने वाला है। उन्होंने इवेंट रखा था इसके बारे में। तो प्लीज़ आप अपने आप को जगाइए, अपने देशवासियों को जगाइए। जय हिंद। वैक्सीन में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होने के अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी होने वाली है जो आपके बॉडी में अंदर जाएगी और आपके बॉडी के अंदर निगरानी रखेगी। इसको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो हम माइक्रोचिप्स की बात करते हैं सालों से, मेरे जैसे साथी सालों से बोल रहे हैं कि इन पावर्स का षड्यंत्र है कि हम सबको माइक्रोचिप लगानी है इनको। ये वैक्सीन में ऐसी टेक्नोलॉजी इन लोग ने डेवलप की है जो आपकी आँख को भी नहीं दिखेगी, पर तो भी ये लोग वैक्सीन में डाल के आपके शरीर में डाल सकते हैं। इसका अभी अप्रूवल FDA में पेंडिंग है। ऑफिशियल बात है, ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, ऑफिशियल बात है। इसका FDA में एक चिप है, इसका नाम है हाइड्रोजेल। इसका अप्रूवल पेंडिंग है और ये हाइड्रोजेल क्या कर सकती है, आपके शरीर में जाएगी, फिर आपके मोबाइल से लिंक होगी ये, और फिर बताएगी भाई आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड शुगर क्या है, आपके इमोशनल स्टेट क्या है। सारी जो निगरानी आएगी हमारे शरीर के अंदर, वो एक फ़ोन के ज़रिए हमारी सरकार को, और ये जो भी अदानी अंबानी इनके पीछे भी जो ताकत है, बिल गेट्स, रॉकफेलर, इनको सारा डेटा
वाला है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप घर पे हो, आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम हो गया, इन लोग ने माइक्रोचिप के जरिए देखा कि आपको ये हुआ है और इन लोग ने आपके पीछे इनकी जो भी फोर्स है वो भेज दिया आपको उठा के लेके जाने के लिए। आप किसी से शारीरिक संबंध बना रहे हो, इतना प्राइवेट मैटर है वो, पर वो चिप ऐसे ट्रैक कर सकती है आपको कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया और उनको पता है कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध कर रहे हो। क्या हम हमारी सर्वेलेंस, क्या हम हमारी प्राइवेसी देने के लिए इतने हद तक तैयार है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार है हम। हमारे आधार के नाम पे हमारी इतनी सारी जो प्राइवेसी है वो वैसे भी छीनी गई है और ये वैक्सीन और जो भी अभी हेल्थ कार्ड और ये सब आने वाले हैं वो हमारी जो प्राइवेसी है वो हमें हमसे पूरी तरीके से छीनी जाने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाए। जय साथी, आज का जो गैदरिंग हुआ, जैसे हम लोगों ने बताया कि अवेक इन इंडिया के साथियों ने आज पूरे देश भर में किया है और आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ कुछ शहरों में आगे के दिनों में भी होने जा रहा है। एक आंदोलन खड़ा हो रहा है अवेक इन इंडिया के को लेकर। अभी डॉक्टर भी जुड़ रहे, नर्सेज की आवाज़ आ रही है, पुलिस की भी आवाज़ें आ रही है। पुलिस को लिए एक बड़ा आंदोलन खड़े होने की संभावना है। पुलिस भाइयों के लिए मैं बता दूं, जयपुर पुलिस से हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जो हमारी बात को समझ रहे हैं और वहाँ पे भी पुलिस में जागरूकता फैला रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो पुलिस से भी लोग आगे आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो अभी देश की जनता बस बाकी है, देश की जनता एक टाइम ये बात समझ जाए तो ये सब चीज़ें हम पे लग नहीं सकती, क्योंकि इतने चंद मुट्ठी भर लोग इतने लाखों लोगों पे ऐसा षड्यंत्र कभी भी लगा नहीं सकते, करोड़ों लोगों पे षड्यंत्र लगा नहीं सकते। और हमारे पुलिस दोस्तों से बात हुई है कि हमारे बीच में से कुछ लोगों को आप इन्वाइट कीजिए, ये पूरी बात लेकर होगी कि मुझे हमको पता है कि आपको ये मास्क आपको ऑफिस में भी पहन के कितनी क्या तकलीफ हुई है और बाकी के आपको जो डर है कि वैक्सीन हमको पहले अगर आपको जरा भी हाँ बोलने की जरूरत है, ये व्यक्तिगत आपका निर्णय। अंतिम में इतना ही साथियों कि अवेक इन इंडिया का आंदोलन चलता रहेगा। हम बहुत जल्दी एक बड़ी पब्लिक मीटिंग लेंगे ये पूरे वैक्सीन को लेकर, उसकी डिटेलिंग भी जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होगी मुंबई में अलग अलग जगहों पे। किसान आंदोलन और वैक्सीन के विरोध का आंदोलन, ये दोनों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ सवाल जुड़े हैं, इसलिए आज हम लोग सब साथ हैं। ये आंदोलन और यूनियन का मुद्दा, ये सब साथियों से जुड़े। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी साथियों से रिक्वेस्ट हम लोग धन्यवाद।